ग्रिड वर्ल्ड की कहानी इस साल एक लेवल और ऊपर जाने वाली है ट्रॉन एरिस के साथ। ऐसे में आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इस मूवी के लिए एक्साइटेड जरूर होंगे, पर क्या आपको पता है इसकी पिछली मूवी ट्रॉन लेगेसी और उससे पहले की 1985 की ट्रॉन मूवी के बारे में, कि कैसे इस मूवी ने मॉडर्न विजुअल इफेक्ट्स और 3D एनिमेशन को रेवोल्यूशनाइज किया था, और क्या एक्चुअली 500 MB डेटा के अंदर पहली ट्रॉन मूवी को बनाया गया था, किस प्रकार से एक्चुअली किया गया था ट्रॉन लेगेसी मूवी के अंदर जेफ ब्रिजेस के कैरेक्टर को डी-एज, और बिहाइंड द सीन ट्रॉन के स्लीक ब्लैक सूट्स की सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, और क्या रही है इस फ्रेंचाइजी की क्रिटिकल और फाइनेंशियल अचीवमेंट्स। ट्रॉन लेगेसी मूवी को ऑफिशियली एंजॉय करने से पहले इन सब चीजों का जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपको स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और स्टूडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों ने ट्रॉन लेगेसी मूवी तो देखी होगी, लेकिन आप में से शायद बहुत लोग को ये बात नहीं मालूम होगी कि ये फ्रेंचाइजी एक्चुअली 40 साल से भी ज्यादा पुरानी है, जहां पर ओरिजिनली 1982 में ट्रॉन मूवी को रिलीज किया गया था, जिसका आइडिया एनिमेटर स्टीव लिसबर्ग को 1976 में आया था, जब उन्होंने पहली बार कंप्यूटर गेम पोंग को देखा था, जिसे मागी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था, जिसे देखने के बाद उनके अंदर वीडियो गेम्स को लेकर इंट्रिग काफी ज्यादा बढ़ने लगा और वो तरीके ढूंढने लगे कि किस प्रकार से डिजिटल तरीके से एनिमेशन की जा सकती है। साथ ही साथ वो एलिस इन वंडरलैंड से काफी ज्यादा प्रभावित थे, और इन दोनों ही चीजों ने मिलकर उन्हें ट्रॉन नाम के 30 सेकंड के आइडिया को एनिमेट करने के लिए इंस्पायर किया, जो बेसिकली एक खास प्रकार का सेल एनिमेशन था, जिसके अंदर उन्होंने ग्लोइंग येलो लाइट को एज अ हीरोइक लाइट की तरह दिखाया था। साथ ही साथ उन्होंने कुछ इनिशियल MIT के 3D टेक्नोलॉजीज पर भी ध्यान देना शुरू किया, जहां पर कंप्यूटर साइंटिस्ट एलन की ने उन्हें इसे हैंड ड्रॉन के बजाय CGI एनिमेशन करने के लिए इंस्पायर किया। इवेंचुअली ये आइडिया लेकर वो वार्नर ब्रोस, MGM और कोलंबिया पिक्चर्स के पास भी गए, लेकिन 1980 में बात वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स के अंदर आकर ही बनी। लेकिन सच कहा जाए तो अगर आपने ट्रॉन लेगेसी के अलावा पुरानी ट्रॉन मूवी नहीं देखी है, तो आपको इन दोनों मूवीज के बीच में जमीन और आसमान का अंतर लगेगा। उसका सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि ट्रॉन अर्ली CGI के जमाने में बनी थी, जिसके कारण इसके एक डिस्टेंट लुक को अचीव करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू होकर जाना पड़ता था, जहां पर ओरिजिनली ट्रॉन वर्ल्ड के सीन्स के लिए एक्चुअली एक्टर्स के ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज को रिकॉर्ड किया गया था, जिनके ऊपर से सूट और डिफरेंट कलर्स के लेयर को एक्चुअली चढ़ाया गया था, और एक्चुअली ग्रिड वर्ल्ड के पूरे ऐसे लुक्स जहां पर ह्यूमंस को इस्तेमाल किया गया था, पर सीन्स ऐसे 25 पासेज यानी लेयर्स का इस्तेमाल होता था। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस मूवी के पूरे विजुअल इफेक्ट्स और एनिमेशन डेटा को मिलाकर भी उस जमाने के प्रोग्राम्स 2 मेगाबाइट से ऊपर के रैम का इस्तेमाल नहीं करते थे, और मूवी का पूरा स्टोरेज डेटा सिर्फ और सिर्फ 330 मेगा ड्राइव के बराबर ही था, जो आज के हिसाब से बहुत ही ज्यादा कम है। ट्रॉन ने भले ही स्टार वॉर्स की तरह कोई बहुत बड़ा रिकॉर्ड नहीं सेट किया था, लेकिन $17 मिलियन की बजट पर इस मूवी ने $50 मिलियन की वर्ल्ड वाइड कमाई की थी, जो उस जमाने में बहुत बड़ा हिट साबित हुआ था। बट फिर भी जिस जमाने में इस मूवी को रिलीज किया गया था, उस जमाने में काफी डिवाइसिव साबित हुई थी, जहां पर बहुत सारे लोगों ने इसके स्टाइल और इसके विजुअल इफेक्ट्स के तरीके पर क्वेश्चन करना शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे इसकी अपनी कल्ट फॉलोइंग और फैन बेस क्रिएट होना शुरू हुई। लेकिन भले ही इस मूवी को मॉडर्न CGI और विजुअल इफेक्ट्स का पायोनियर माना जाता है, बट हैरानी की बात तो ये है कि उस जमाने में ऑस्कर ने इस मूवी को एक्चुअली बेस्ट विजुअल इफेक्ट के लिए रिजेक्ट कर दिया था, और इस मूवी को 55th एकेडमी अवार्ड्स के अंदर जगह तक नहीं मिली थी, जहां पर एकेडमी के कई सारे एक्सपर्ट्स ने इस बात को माना था कि इस मूवी की विजुअल इफेक्ट नहीं बल्कि चीटिंग है। ऑब्वियसली उन्हें नहीं मालूम था कि ये मूवी किस प्रकार का रेवोल्यूशन हॉलीवुड के अंदर लाएगी। इस मूवी ने सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि अपने फिलोसॉफिकल अंडरटोन से भी हॉलीवुड की कहानियों में काफी बड़ा इम्पैक्ट डाला, जहां पर इस मूवी के अंदर कॉन्शियसनेस, क्रिएटर, उसकी क्रिएशन, डिजिटल एग्जिस्टेंस और कंप्यूटर जनरेटेड रियलिटी जैसी फिलॉसफीज पर फोकस किया था, जो बेसिकली मैट्रिक्स जैसी फ्रेंचाइजी का इंस्पिरेशन हो सकती है, जिसने एक अलग ही लेवल पर दुनिया भर के लोगों को पैरानॉइड किया। इवेंचुअली साल 2010 तक हमें देखने को मिली इसकी सीक्वल ट्रॉन लेगेसी,
जिसका एक्चुअली कंसेप्शन साल 2005 से ही डिज्नी के अंदर हो चुका था और साल 2007 तक डायरेक्टर जोसेफ कोसिंस्की को इस मूवी के लिए हायर किया गया था, जहां पर फाइनली साल 2008 में जोसेफ कोसिंस्की ने इसका एक कॉन्सेप्ट ट्रेलर लॉन्च किया था, जिसमें जेफ ब्रिजेस के ओल्ड केविन फ्लिन और यंग क्लू को दिखाया गया था। इस चीज ने फैंस के बीच में इतना बड़ा हाइप क्रिएट किया कि डिज्नी को इस पर काम करने का इंस्पिरेशन मिला। इस मूवी के अंदर जैसा कि केविन फ्लिन के इनिशियल ईयर्स और यंग क्लू को दिखाना था, यहाँ पर जेफ ब्रिजेस की डी एजिंग परफॉर्मेंस का इस्तेमाल किया गया था। अब भले ही आप इस मूवी के अंदर की डी एजिंग को पसंद करें या ना करें, बट एक्चुअली इसके पीछे काफी ज्यादा मेहनत लगी थी, जहाँ पर एक्चुअली ओरिजिनल ट्रॉन मूवी के केविन फ्लिन और जेफ ब्रिजेस की 134 यंग रेफरेंसेस का इस्तेमाल किया गया था। और एक्चुअली यहाँ पर वॉइस और फेशियल परफॉर्मेंस के लिए तो जेफ ब्रिजेस ने अपनी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन ऑन सेट यहाँ पर उनकी बॉडी डबल का रोल जॉन रियर्डन ने प्ले किया था, जो बेसिकली जेफ ब्रिजेस के परफॉर्मेंस के हिसाब से अपनी परफॉर्मेंस देते थे और उन्हीं के फेस पर जेफ ब्रिजेस के CGI फेस को चिपकाया जाता था कंपोजिटिंग के दौरान। ऑब्वियस सी बात है, इस मूवी को 2010 के जमाने की सबसे मशहूर 3D टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए शूट किया गया, जिसमें जेम्स कैमरन के अवतार की तरह ही 3D पेस फ्यूजन रिग्स का इस्तेमाल किया गया, जहां पर सोनी के F35S कैमरा का इस्तेमाल किया गया, जहां पर मूवी के रियल लाइफ शॉट्स को 2D में शूट किया गया था। वहीं पर ग्रिड के अंदर के सारे शॉट्स को 3D में IMAX के लिए शूट किया गया। इन सब के अलावा इस मूवी के अंदर बहुत ज्यादा ट्रिकी था ग्रिड के अंदर पहनने वाला सूट, जिसे बेसिकली एक्टर्स के हिसाब से कस्टम फिट करके बनाया गया था। साथ ही साथ इन सूट्स के अंदर इनकी अपनी एडिशनल बैटरीज को भी लगाया गया था, जो एक्चुअली एक चार्ज के अंदर 12 मिनट तक काम करते थे। इसी वजह से एक्टर्स को अपने परफॉर्मेंस के लिए कम से कम टेक लेना होता था। साथ ही साथ एक्टर्स इस सूट के साथ रिलैक्स नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसकी इंटरनल सर्किट्स, बैटरी और LEDs डिस्टर्ब हो सकती थीं। इसी वजह से एक्टर्स को थ्रू आउट द शूट किसी प्रकार का सपोर्ट लेके खड़े ही रहना होता था। वैसे इस मूवी के लिए 140 बैकग्राउंड कॉस्ट्यूम्स को बनाया गया था। इसके अलावा बाकी ट्रॉन यूनिवर्स के डिजाइन की बात की जाए तो यहाँ पर जोसेफ कोसिंस्की ने बहुत सारे बेहतरीन आर्किटेक्चर और ऑटोमेटिव डिजाइनर से कंसल्ट किया था और इसे बेसिकली पुराने ट्रॉन मूवी के ग्रिड के अपग्रेड के रूप में दिखाना था, जहाँ पर ये बेसिकली पुराने ट्रॉन के टाइमलाइन और मॉडर्न ट्रॉन के टाइमलाइन के बीच खुद को रियल और परफेक्ट बनाते जा रहा था। इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे सिंपलिस्टिक आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें जापानीज लैंडस्केप पेंटिंग्स ने भी फिल्म मेकर्स को इंस्पायर किया था। खैर एक्चुअली ट्रॉन लेगेसी भी विजुअल इफेक्ट में काफी आगे थी, जहां पर एक्चुअली इस मूवी के अंदर 1565 विजुअल इफेक्ट शॉट्स थे, जिसे 10 अलग अलग कंपनीज ने मिलकर बनाया था और यहां पर मेजॉरिटी काम डिजिटल डोमेन ने किया था, जहां पर एक्चुअली जेफ ब्रिजेस के क्लू वाले लुक के लिए यहां पर जेफ ब्रिजेस के फेस को स्कैन किया गया था, जहां पर एक्चुअली इंफ्रारेड सेंसर्स के साथ 4 माइक्रो कैमरास का इस्तेमाल हुआ था, जो जेफ ब्रिजेस के फेसेस पर मौजूद 134 डॉट्स को रीड कर रहे थे और ये बहुत ही ज्यादा सिमिलर था अवतार की टेक्नोलॉजी की तरह, बट फिर भी शायद ये काफी नहीं था CGI और रियल लाइफ को ब्लेंड करने के लिए। इसीलिए बहुत सारे लोगों इंक्लूडिंग जेफ ब्रिजेस को भी अपना डी-एज्ड लुक पसंद नहीं आया था। खैर भले ही ट्रॉन की अब तक सिर्फ और सिर्फ 2 ही मूवीज आई हूँ, बट ये फ्रेंचाइजी एक्चुअली अपने आप में काफी बड़ी है, जहाँ पर इन 2 मूवीज के साथ साथ साल 2012 में ट्रॉन की अपनी टीवी शो ट्रॉन अपराइजिंग को भी लॉन्च किया गया था, जो बेसिकली ओरिजिनल ट्रॉन मूवी और ट्रॉन लेगेसी के बीच की कहानी थी। बट डिस्पाइट विनिंग एन एमी अवार्ड, इसकी कहानी को आगे नहीं बढ़ाया गया। इसके साथ साथ इसके न्यूमरस वीडियो गेम्स को अब तक लॉन्च किया जा चुका है। इसके अलावा अगर क्रिटिकल और फाइनेंशियल अचीवमेंट्स की बात की जाए तो ट्रॉन लेगेसी अपने जमाने में एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मूवीज में से एक थी, जहां पर इसे $170 मिलियन के बजट पर बनाया गया था और इस बजट पर इसने $409 मिलियन बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे और इसे क्रिटिकली बहुत ही मिला जुला रिस्पॉन्स मिला था, जहां पर बहुत सारे क्रिटिक्स के हिसाब से इस मूवी की वीक नैरेटिव और लैक ऑफ सब्सटेंस ने इसके शानदार और बेहतरीन लुक को उतने अच्छे से जस्टिफाई नहीं किया, बट फिर भी VFX और म्यूजिक की वजह से इसकी भी अपनी एक कल्ट फॉलोइंग बनी, जहां पर इस मूवी का म्यूजिशियन ड्यूओ डाफ्ट पंक ने दिया था,
जिन्होंने इस मूवी के लिए 30 से भी ज्यादा स्कोर्स को क्रिएट किया था। इस मूवी को भी ऑस्कर्स के बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के लिए शॉर्टलिस्ट तो किया गया था, लेकिन ये चुनी नहीं जा पाई और इसे ऑस्कर में बेस्ट साउंड एडिटिंग का ही नॉमिनेशन मिला। फाइनली बात करते हैं इस साल रिलीज होने वाले इसके सीक्वल ट्रॉन एरिस के बारे में, जो रिलीज होगी 10 अक्टूबर 2025 को, जहां पर ये कहानी बेसिकली इस बार एरिस पर फोकस करेगी, जो एक रोग प्रोग्राम है और वो ग्रिड वर्ल्ड से बाहर निकल के रियल दुनिया में आ गया है। और यहाँ पर एरिस का रोल प्ले कर रहे हैं जैरेड लेटो, जो कि दिखने में तो काफी शानदार है और होपफुली इस बार कहानी काफी बेहतरीन होगी, जहां पर रियल लाइफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यहाँ पर कई सारे इम्प्लीकेशंस किए जा सकते हैं। मैं तो एक्साइटेड हूँ। कमेंट्स में आप बताइए कि आप इस मूवी के बारे में क्या सोचते हैं। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आपको ट्रॉन मूवी के बारे में और क्या क्या मालूम है, और आप ट्रॉन एरिस के बारे में कितना एक्साइटेड हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी औसम वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्द ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।